गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और इस सेशन में हम आपको कूलम फोर्स का आइडिया देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि फोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो सेकंड की बात की हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो दो पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके एराइज होने का कारण जो है वो चार्ज है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इस फोर्स को, ये तो स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। इसलिए दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज COULOMB अपोस्ट्रोफी कूलम्ब्स फोर्स। इसको हम लोग कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले आपको स्टेटमेंट लिख देना चाह रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का। COULOMB अपोस्ट्रोफी कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स ने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ हम लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है, देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other along the line joining the two पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट इसके बाद सेकंड लॉ है, देखिए सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए या कूलम्ब फोर्स कहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको समझने की बात आती है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन का कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं LIMITATI लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, COULOMB अपोस्ट्रोफी कूलम्ब्स लॉ। देखिए, इसके एप्लीकेशन का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि इसको आप जहां चाहे वहां लगा दे। तो फर्स्ट में इसका लिमिटेशन है कि जो चार्ज का नंबर होना चाहिए वो 1/2 है। तो इट अप्लाइड ओनली बिटवीन 2 चार्ज। आप जब भी इसका अप्लाई करें तो चार्ज का जो नंबर हो वो सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा चार्ज होगा तो उसके लिए एक अलग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो पहले जान लें कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 चार्ज के लिए अप्लाइड है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सेकेंड इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना, दी चार्ज मस्ट बी पॉइंट
यानी ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है। अगर चार्ज आपका पॉइंट नहीं होगा तो इस लॉ का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो सवाल आपको ये भी अराइज होता है कि कोई पॉइंट चार्ज होगा कैसे, मैंने इनफैक्ट तो कोई चार्ज पॉइंट हो नहीं सकता है। तो इसका एक अपना टेक्निक है जिससे आप समझ जाएंगे कि किसी भी बॉडी को कोई, देखिए सबसे पहले कोई भी चार्ज क्या होता है, चार्ज दो ही तरह का हो सकता है, या तो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। हम लोग अभी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। अब अगर दो बॉडी चार्ज है तो दो बॉडी चार्ज है तो उसका एक अपना डिफिनिट शेप है, एक साइज है, तो उसको आप पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए उसको एक तरीका है कि आप उसको पॉइंट ले सकते हैं। किसी चीज को भी हम पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, किसी एक चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, इसको हम फिर अलग से समझा रहे हैं। स्टेप वाइज इसको आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो कूलम्स लॉ का हमने स्टेटमेंट किया, इस स्टेटमेंट को आपको समझा दें और फिर स्टेटमेंट को राइट कर दें। और फिजिक्स को भी स्टडी करने का दो तरीका है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो लोग उसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। और जो लोग नोवाइस होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको तो शुरू से बच्चा से लैंग्वेज से समझने की आदत होती है, या जिनकी मैथमेटिक्स वेल डेवलप नहीं होती है वो भी लैंग्वेज में समझते हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है ये कूलम्स लॉ को लैंग्वेज में लिखा है और इसको हम मैथमेटिकल सिंबल में अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखें पहले तो आप एक बात जान लें कि फोर्स चाहे जो भी हो, ऐसे नेचुरली हम लोग देखे ओरिजिन के बेसिस पे फोर्स 4 टाइप्स का है। एक ग्रेविटेशनल हुआ, दूसरा कूलम जो देख रहे हैं कूलम फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको बढ़िया से जानिए, है ना। FORC फोर्स है ना, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बढ़िया से जान लें। आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो आप देखिए अगर ऊपर में लिख दिया यहाँ डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन के लिए यहाँ एरो मारा होगा। देखिए ये एरो जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और नीचे जो पार्ट बच जा रहा है वो F है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे लिख दिए डायरेक्शन के लिए, तो इस पर एरो का सिंबल हम दे दिए। एक और तरीका है, यूनिट वेक्टर से भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर F के ऊपर ऐसे कैप डाल दें तो ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कूलम ने हमको डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा लॉ दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए भी कौन सा फोर्स है, यह फोर्स है आपका COULOMB। इसको हम कहते हैं कूलम फोर्स, या इसी के एक और नाम दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह भी है चार्ज इन रेस्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है। देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हुआ, डायरेक्शन यहाँ डायरेक्शन के लिए फर्स्ट लॉ कूलम ने दिया, फर्स्ट लॉ कूलम का, और मैग्नीट्यूड के लिए सेकंड लॉ। आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। देखिए डायरेक्शन के लिए इन्होंने तो पहले ही लिख दिया कि भाई ये जब भी अप्लाइड है तो पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज चाहे जैसा भी हो आप 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट लेके इसको लाइन से जोड़। अब अगर किसी बच्चों को समझाना भाई आपको ये लॉ जो है वो पॉइंट के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चे और अच्छा से समझना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको एग्जांपल में समझ आइए, तो बोला कि 2 बॉल ले लीजिए और 2 बॉल ले लीजिए। तो जब बॉल ले लेते हैं तो देखिए बॉल के चार्ज को उसके सेंटर पर माना जाता है, यानी जब इस बॉल पर के चार्ज को हम कंसीडर करेंगे तो इस बॉल पे नहीं कंसीडर करके ये उसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे। उसी तरह ये भी दूसरा बॉल है, एक प्लास्टिक का बॉल ले लो, एक ले लो भैया थर्मोकोल का, ये दोनों थर्मोकोल ले लो और देखिए दोनों पर हमने अभी लाइक चार्ज दिखा दिया। देखिए तो चार्ज को हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पे, ये दोनों पॉइंट चार्ज है। अब दोनों का दो चार्ज को इंडिकेट करते हैं हम लोग क्यू से, चाहे आप कैपिटल क्यू लिखे उसके बदले में या स्मॉल क्यू लिखे। तो अगर हम इसको कैपिटल क्यू लिखते हैं तो इसको भी क्यू, इसको भी क्यू। जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो चार्ज का, इसको Q1 लिख दिए, इसको Q2 लिख दिए। दोनों के बीच की दूरी है, इस दूरी को हमने R यहाँ दिखा दिया, लेकिन दोनों के बीच दूरी देखिए ये पॉइंट ही लेना आपको, आपकी नजर पॉइंट पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास बहुत सारा सवाल होता है कि पॉइंट उन्होंने क्यों माना, तो पॉइंट ये सब लेटर ऑन जवाब देंगे कि पॉइंट क्यों माना जाता है। आप जितना भी 11th में मैकेनिक्स पढ़े सारा का सारा पॉइंट मास के लिए अप्लाइड, डिफरेंट शेप और साइज के बॉडी के लिए अप्लाइड नहीं है। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाता है जहां पर ये क्लियर किया जाता है कि हम लोग पॉइंट लेते हैं। और पॉइंट क्यों लेते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन जब भी स्टडी हम लोग करते हैं
चाहे वो बॉडी किसी भी शेप और साइज की हो, तो हमें उसको पॉइंट मानना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है ट्रांसलेटरी मोशन को पॉइंट मास मान के एक्सप्लेन करना। इसलिए यहाँ भी हम लोग उसको पॉइंट चार्ज ही मान के एक्सप्लेन करते हैं। आगे और भी कंसेप्ट की बात है जो आपको बताई जाएगी। अब देखिए, और आप देखिए यहाँ पर, तो आप ये भी पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ से आप कंक्लूजन निकालते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि फोर्स और ये है एक्शन और रिएक्शन है, तो बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। जो लिखते हैं कि किसी भी दो एक्शन और रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन एक पेयर ऑफ फोर्सेज है। तो थर्ड लॉ से जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं न्यूटन के, ये कंक्लूजन होता है कि फोर्स पेयर में होता है। तो देखिए, एक फोर्स इस पर होगा, एक फोर्स इस पर होगा, और ये मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। तो इसको भी एफ लिखे, इसको भी एफ लिखे। चूंकि ये कूलम है ना कि ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल होता है तो जी लिखते हैं, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं। एक बात और जान ले, इसके बीच ये सॉरी देखिए, तो हम दिखा दिए इसका अट्रैक्शन का दिखा दिए। यहाँ पर लाइट चार्ज है, ये रिपेल करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है। देखिए अब इधर देखिए, ये देखिए, ये दोनों लाइट चार्ज है, रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स इधर है, तो इस पर फोर्स इधर हो गया। फोर्स को एफ से इंडिकेट किए, यहाँ भी है, ये भी है। अब आप देखिए, ये कूलम है, कूलम फोर्स है, तो ये सी लिख दीजिए, नहीं तो आप चाहिए तो ई भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए, तो देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया, पहला जोड़ा में पैदा हो गया। देखिए डायरेक्शन में अपोजिट, और दोनों अलग अलग बॉडी पर काम करता है। अगर इस बॉडी का नाम 1 कर दें, इसका 2 कर दें, तो इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, F12, और इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, F21। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले। देखिए यहाँ भी आपका लिखा हुआ सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में लिखता है। और यहाँ पर तो हम लैंग्वेज में लिखे, इसको सिंबल में कैसे बदल दें। तो देखिए, ये जो आपका कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी आपको अगर ये निगेटिव चार्ज है तो भी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव है तो भी निगेटिव लेना, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। अब आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, फोर्स भी उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और फिर बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम लोग यहाँ पर इस तरफ लिख दे, यहाँ स्पेस है, तो यहाँ से आपको लिख रहे हैं इंप्लाइज दैट एफ कूलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी को बराबर करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, इस कांस्टेंट को के से इंडिकेट करते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको कांस्टेंट का स्टडी कराना है, कांस्टेंट है क्या, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, हेयर के इज ए कांस्टेंट। अब के बारे में के बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे लेटर ऑन, बट आप यहाँ देख लें, ये जो आप देख रहे हैं कूलम फोर्स इसी से निकाला जाता है। ये मैग्नीट्यूड का सेकंड लॉ है मैग्नीट्यूड के लिए, वो फर्स्ट लॉ है डायरेक्शन। अब इस तरह से आपने कूलम्स लॉ को जाना। अब इसके एप्लीकेशन में आप क्या केयर कीजिएगा, कैसे इसका अप्लाई कीजिएगा, के है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको भी हम स्टडी करा देंगे। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और इस सेशन में हम आपको कूलम फोर्स का आइडिया देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि फोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो सेकंड की बात की हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो 2 पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके एराइज होने का कारण जो है वो चार्ज है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेते, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इस फोर्स को, ये तो स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्स लॉ से। इसलिए दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज COULOMB अपोस्ट्रोफी, कूलम्स
फोर्सेस को हम लोग कूलम फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग पहले आपको स्टेटमेंट लिख देना चाह रहे हैं कूलम्स लॉ का, COULOMB अपोस्ट्रोफी एस, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स में दो लॉ दी, फर्स्ट लॉ हम लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है, देखिए लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other along the line joining the two पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट इसके बाद सेकंड लॉ है, देखिए सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए या कूलम फोर्स कहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको समझने की बात आती है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन का कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं LI MI PA PI लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, COULOMB अपोस्ट्रोफी कूलम्स। देखिए इसके एप्लीकेशन का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि इसको आप जहां चाहे वहां लगा दे। तो फर्स्ट में इसका लिमिटेशन है कि जो चार्ज का नंबर होना चाहिए वो 1/2 है। तो इट अप्लाइड ओनली बिटवीन 2 चार्ज। आप जब भी इसका अप्लाई करें तो चार्ज का जो नंबर हो वो सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा चार्ज होगा तो उसके लिए एक अलग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो पहले जान लें कि कूलम्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के 2 चार्ज के लिए अप्लाइड है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सेकेंड इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना, दी चार्ज मस्ट बी पॉइंट, यानी ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है। अगर चार्ज आपका पॉइंट नहीं होगा इस लॉ का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो सवाल आपको ये भी अराइज होता है कि कोई पॉइंट चार्ज होगा कैसे, मैंने इनफैक्ट तो कोई चार्ज पॉइंट हो नहीं सकता है। इसका एक अपना टेक्निक है जिससे आप समझ जाएंगे कि किसी भी बॉडी को कोई, देखिए सबसे पहले कोई भी चार्ज क्या होता है, चार्ज 2 ही तरह का हो सकता है, या तो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। हम लोग अभी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। अब अगर 2 बॉडी चार्ज है तो 2 बॉडी चार्ज है तो उसका एक अपना डिफिनिट शेप है, एक साइज है, तो उसको आप पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए उसको एक तरीका है कि आप उसको पॉइंट ले सकते हैं। किसी चीज को भी हम पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, किसी एक चार्ज बॉडी को आप पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, इसको हम फिर अलग से समझा रहे हैं। स्टेप वाइज इसको आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो कूलम्स लॉ का हमने स्टेटमेंट किया, इस स्टेटमेंट को आपको समझा दें और फिर स्टेटमेंट को राइट कर दें। और फिजिक्स को भी स्टडी करने का 2 तरीका है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो लोग उसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं,
और जो लोग नोवाइस होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको तो शुरू से बच्चा से लैंग्वेज से समझने की आदत होती है, या जिनकी मैथमेटिक्स वेल डेवलप नहीं होती है वो भी लैंग्वेज में समझते हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है ये कूलम्स लॉ को लैंग्वेज में लिखा है और इसको हम मैथमेटिकल सिंबल में अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखें पहले तो आप एक बात जान लें कि फोर्स चाहे जो भी हो, ऐसे नेचुरली हम लोग देखे ओरिजिन के बेसिस पे फोर्स 4 टाइप्स का है। एक ग्रेविटेशनल हुआ, दूसरा कूलम जो देख रहे हैं कूलम फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको बढ़िया से जानिए, है ना। FORC फोर्स है ना, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बढ़िया से जान लें। आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें 2 चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो आप देखिए अगर ऊपर में लिख दिया यहाँ डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन के लिए यहाँ एरो मारा होगा। देखिए ये एरो जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और नीचे जो पार्ट बच जा रहा है वो F है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे लिख दिए। डायरेक्शन के लिए तो इस पर एरो का सिंबल हम दे दिए। एक और तरीका है, यूनिट वेक्टर से भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर F के ऊपर ऐसे कैप डाल दें तो ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कूलम ने हमको डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा लॉ दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए भी कौन सा फोर्स है, यह फोर्स है आपका COULOMB, इसको हम कहते हैं कूलम फोर्स, या इसी का एक और नाम दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ये चार्ज इन रेस्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है। देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हुआ, डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन के लिए फर्स्ट लॉ कूलम ने दिया, फर्स्ट लॉ कूलम का, और मैग्नीट्यूड के लिए सेकंड लॉ। आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। देखिए डायरेक्शन के लिए इन्होंने तो पहले ही लिख दिया कि भाई ये जब भी अप्लाइड है तो पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज चाहे जैसा भी हो आप 2 पॉइंट ले और 2 पॉइंट लेके इसको लाइन से जोड़। अब अगर किसी बच्चों को समझाना भाई आपको ये लॉ जो है वो पॉइंट के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चे और अच्छा से समझना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको एग्जांपल में समझ आइए, तो बोला कि 2 बॉल ले लीजिए और 2 बॉल ले लीजिए। तो जब बॉल ले लेते हैं तो देखिए बॉल के चार्ज को उसके सेंटर पर माना जाता है, यानी जब इस बॉल पर के चार्ज को हम कंसीडर करेंगे तो इस बॉल पे नहीं कंसीडर करके ये उसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे। उसी तरह ये भी दूसरा बॉल है, एक प्लास्टिक का बॉल ले लो, एक ले लो भैया थर्मोकोल का, ये दोनों थर्मोकोल ले लो, और देखिए दोनों पर हमने अभी लाइक चार्ज दिखा दिया। तो इस चार्ज को हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पे, ये दोनों पॉइंट चार्ज है। अब दोनों का चार्ज को इंडिकेट करते हैं हम लोग क्यू से, चाहे आप कैपिटल क्यू लिखे उसके बदले में या स्मॉल क्यू लिखे। तो अगर हम इसको कैपिटल क्यू लिखते हैं तो इसको भी क्यू, इसको भी क्यू। जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो चार्ज का, इसको Q1 लिख दिए, इसको Q2 लिख दिए। दोनों के बीच की दूरी है, इस दूरी को हमने R यहाँ दिखा दिया, लेकिन दोनों के बीच दूरी देखिए ये पॉइंट ही है ना, आपको आपकी नजर पॉइंट पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास बहुत सारा सवाल होता है कि पॉइंट उन्होंने क्यों माना, तो पॉइंट ये सब लेटर ऑन जवाब देंगे कि पॉइंट क्यों माना जाता है। आप जितना भी 11th में मैकेनिक्स पढ़े सारा का सारा पॉइंट मास के लिए अप्लाइड है, एक शेप और साइज के बॉडी के लिए अप्लाइड नहीं है। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाता है, जहां पर ये क्लियर किया जाता है कि हम लोग पॉइंट लेते हैं। और पॉइंट क्यों लेते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन जब भी ये स्टडी हम लोग करते हैं, चाहे वो बॉडी किसी भी शेप और साइज की हो, तो हमें उसको पॉइंट मानना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है। ट्रांसलेटरी मोशन को पॉइंट मास मान के एक्सप्लेन करना, इसलिए यहाँ भी हम लोग उसको पॉइंट चार्ज ही मान के एक्सप्लेन करते हैं। आगे और भी कंसेप्ट की बात है जो आपको बताई जाएगी। अब देखिए, और आप देखें यहाँ पर, तो आप ये भी पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ से आप कंक्लूजन निकालते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि फोर्स और ये है एक्शन और रिएक्शन है, तो बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। जो लिखते हैं कि किसी भी 2 एक्शन और रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन एक पेयर ऑफ फोर्सेज है। तो थर्ड लॉ से जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं न्यूटन के, ये कंक्लूजन होता है कि फोर्स पेयर में होता है। तो देखिए एक फोर्स इस पर होगा, एक फोर्स इस पर होगा, और ये मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, तो इसको भी F लिखे, इसको भी F लिखे। चूंकि ये कूलम है ना कि ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल होता है तो G लिखते हैं, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। एक बात और जान ले, इसके बीच ये सॉरी देखिए, तो हम दिखा दिए इसका अट्रैक्शन का दिखा दिए। यहाँ पर लाइक चार्ज है, ये रिपेल करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है। देखिए अब इधर देखिए, ये देखिए ये दोनों लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा,
तो इस पर फोर्स इधर है, तो इस पर फोर्स इधर हो गया। फोर्स को एफ से इंडिकेट किए, यहाँ भी है, ये भी है। अब आप देखिए ये कूलम है, कूलम फोर्स है, तो ये सी लिख दीजिए, नहीं तो आप चाहिए तो ई भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए, तो देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया, पहला जोड़ा में पैदा हो गया। देखिए डायरेक्शन में अपोजिट है और दोनों अलग अलग बॉडी पर काम करता है। अगर इस बॉडी का नाम 1 कर दें, इसका 2 कर दें, तो इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं F12, और इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं F21। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। देखिए यहाँ भी आपका लिखा हुआ है, सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में लिखता है। और यहाँ पर तो हम लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको सिंबल में कैसे बदल दें। तो देखिए ये जो आपका कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी आपको अगर ये निगेटिव चार्ज है तो भी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव है तो भी निगेटिव लेना, पॉजिटिव निगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। अब आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, फोर्स भी उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और फिर बोलता है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम लोग यहाँ पर इस तरफ लिख दे, यहाँ स्पेस है, तो यहां से आपको लिख रहे हैं इंप्लाइज दैट एफ कूलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी को बराबर करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, इस कांस्टेंट को K से इंडिकेट करते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको कांस्टेंट का स्टडी कराना है कि कांस्टेंट है क्या, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं हेयर K इज ए कांस्टेंट। अब K के बारे में K के बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे लेटर ऑन, बट आप यहाँ देख लें, ये जो आप देख रहे हैं कूलम फोर्स इसी से निकाला जाता है। ये मैग्नीट्यूड का सेकंड लॉ है मैग्नीट्यूड के लिए, वो फर्स्ट लॉ है डायरेक्शन। अब इस तरह से आपने कूलम्स लॉ को जाना। अब इसके एप्लीकेशन में आप क्या केयर कीजिएगा, कैसे इसका अप्लाई कीजिएगा, K है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको भी हम स्टडी करा देंगे। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और इस सेशन में हम आपको कूलम फोर्स का आइडिया देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि फोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो सेकंड की बात की हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो 2 पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके एराइज होने का कारण जो है वो चार्ज है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेते, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इस फोर्स को, ये तो स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, इस फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्स लॉ से। इसलिए दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज COULOMB अपोस्ट्रोफी कूलम्स फोर्स, इसको हम लोग कूलम फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग पहले आपको स्टेटमेंट लिख देना चाह रहे हैं कूलम्स लॉ का, COULOMB अपोस्ट्रोफी इज कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने 2 लॉ दी। फर्स्ट लॉ हम लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है, देखिए लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other along the line joining the 2 पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट इसके बाद सेकंड लॉ है, देखिए सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ
आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए या कूलम फोर्स कहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स इज directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको समझने की बात आती है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन का कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे LI MI PA PI limitations of application of Coulomb's law, COULOMB apostrophe Coulomb's law। देखिए इसके एप्लीकेशन का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि इसको आप जहां चाहे वहां लगा दे। तो फर्स्ट में इसका लिमिटेशन है कि जो चार्ज का नंबर होना चाहिए वो 1/2 है। तो it applied only between 2 चार्ज। आप जब भी इसका अप्लाई करें तो चार्ज का जो नंबर हो वो सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा चार्ज होगा तो उसके लिए एक अलग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो पहले जान लें कि कूलम्स लॉ सिर्फ 2 चार्ज के लिए अप्लाइड है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सेकेंड इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना, दी चार्ज मस्ट बी पॉइंट, यानी ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है। अगर चार्ज आपका पॉइंट नहीं होगा इस लॉ का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो सवाल आपको ये भी अराइज होता है कि कोई पॉइंट चार्ज होगा कैसे, मैंने इनफैक्ट तो कोई चार्ज पॉइंट हो नहीं सकता है। तो इसका एक अपना टेक्निक है जिससे आप समझ जाएंगे कि किसी भी बॉडी को कोई, देखिए सबसे पहले कोई भी चार्ज क्या होता है, चार्ज 2 ही तरह का हो सकता है, या तो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। हम लोग अभी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। अब अगर 2 बॉडी चार्ज है तो 2 बॉडी चार्ज है तो उसका एक अपना डिफिनिट शेप है, एक साइज है, तो उसको आप पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए उसको एक तरीका है कि आप उसको पॉइंट ले सकते हैं। किसी चीज को भी हम पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, किसी एक चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कैसे मानते हैं, इसको हम फिर अलग से समझा रहे हैं। स्टेप वाइज इसको आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो कूलम्स लॉ का हमने स्टेटमेंट किया, इस स्टेटमेंट को आपको समझा रहे और फिर स्टेटमेंट को राइट कर दें। और फिजिक्स को भी स्टडी करने का 2 तरीका है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो लोग उसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। और जो लोग नोवाइस होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको तो शुरू से बचपन से लैंग्वेज से समझने की आदत होती है, या जिनकी मैथमेटिक्स वेल डेवलप नहीं होती है वो भी लैंग्वेज में समझते हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है ये कूलम्स लॉ को लैंग्वेज में लिखा है और इसको हम मैथमेटिकल सिंबल में अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखें पहले तो आप एक बात जान लें कि फोर्स चाहे जो भी हो, ऐसे नेचुरली हम लोग देखें ओरिजिन के बेसिस पे फोर्स 4 टाइप्स का है। एक ग्रेविटेशनल हुआ, दूसरा कूलम जो देख रहे हैं कूलम फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको बढ़िया से जानिए, है ना। FORC फोर्स है ना, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बढ़िया से जान लें। आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें 2 चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो आप देखिए अगर ऊपर में लिख दिया यहाँ डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन के लिए यहाँ एरो मारा होगा। देखिए ये एरो जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और नीचे जो पार्ट बच जा रहा है वो F है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे लिख दिए। डायरेक्शन के लिए तो इस पर एरो का सिंबल हम दे दिए। एक और तरीका है
यूनिट वेक्टर से भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर एफ के ऊपर ऐसे कैप डाल दें तो ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कूलम ने हमको डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा लॉ दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए भी कौन सा फोर्स है, यह फोर्स है आपका COULOMB, इसको हम कहते हैं कूलम फोर्स, या इसी के एक और नाम दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह भी है चार्ज इन रेस्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है। देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हुआ, डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन के लिए फर्स्ट लॉ कूलम ने दिया, फर्स्ट लॉ कूलम का, और मैग्नीट्यूड के लिए सेकंड लॉ। आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। देखिए डायरेक्शन के लिए इन्होंने तो पहले ही लिख दिया कि भाई ये जब भी अप्लाइड है तो पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज चाहे जैसा भी हो आप 2 पॉइंट ले, और 2 पॉइंट लेके इसको लाइन से जोड़। अब अगर किसी बच्चों को समझाना भाई आपको ये लॉ जो है वो पॉइंट के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चे और अच्छा से समझना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको एग्जांपल में समझ आइए, तो बोला कि 2 बॉल ले लीजिए और 2 बॉल ले लीजिए। तो जब बॉल ले लेते हैं तो देखिए बॉल के चार्ज को उसके सेंटर पर माना जाता है, यानी जब इस बॉल पर के चार्ज को हम कंसीडर करेंगे तो इस बॉल पे नहीं कंसीडर करके ये उसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे। उसी तरह ये भी दूसरा बॉल है, एक प्लास्टिक का बॉल ले लो, एक ले लो भैया थर्मोकोल का, या दोनों थर्मोकोल ले लो, और देखिए दोनों को हमने अभी लाइक चार्ज दिखा दिया। देखिए चार्ज को हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पे, ये दोनों पॉइंट चार्ज है। अब दोनों का दो चार्ज को इंडिकेट करते हैं हम लोग क्यू से, चाहे आप कैपिटल क्यू लिखे उसके बदले में या स्मॉल क्यू लिखे। तो अगर हम इसको कैपिटल क्यू लिखते हैं तो इसको भी क्यू, इसको भी क्यू, जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो चार्ज का, इसको Q1 लिख दिए, इसको Q2 लिख दिए। दोनों के बीच की दूरी है, इस दूरी को हमने R यहाँ दिखा दिया, इन दोनों के बीच दूरी। देखिए ये पॉइंट भी लेना आपको, आपकी नजर पॉइंट पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास बहुत सारा सवाल होता है कि पॉइंट उन्होंने क्यों माना, तो पॉइंट ये सब लेटर ऑन जवाब देंगे कि पॉइंट क्यों माना जाता है। आप जितना भी 11th में मैकेनिक्स पढ़े सारा का सारा पॉइंट मास के लिए अप्लाइड, डिफरेंट शेप और साइज के बॉडी के लिए अप्लाइड नहीं है। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाता है, जहां पर ये क्लियर किया जाता है कि हम लोग पॉइंट लेते हैं। और पॉइंट क्यों लेते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन जब भी स्टडी हम लोग करते हैं, चाहे वो बॉडी किसी भी शेप और साइज की हो, तो हमें उसको पॉइंट मानना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है। ट्रांसलेटरी मोशन को पॉइंट मास मान के एक्सप्लेन करना, इसलिए यहाँ भी हम लोग उसको पॉइंट चार्ज ही मान के एक्सप्लेन करते हैं। आगे और भी कंसेप्ट की बात है जो आपको बताई जाएगी। अब देखिए, और आप देखिए यहाँ पर, तो आप ये भी पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ से आप कंक्लूजन निकालते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि फोर्स और ये है एक्शन और रिएक्शन है, तो बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। जो लिखते हैं कि किसी भी दो एक्शन और रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन एक पेयर ऑफ फोर्सेज है। तो थर्ड लॉ से जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं न्यूटन के, ये कंक्लूजन होता है कि फोर्स पेयर में होता है। तो देखिए एक फोर्स इस पर होगा, एक फोर्स इस पर होगा, और ये मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। तो इसको भी F लिखे, इसको भी F लिखे। चूंकि ये कूलम है ना कि ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल होता है तो G लिखते हैं, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। एक बात और जान ले, इसके बीच ये सॉरी देखिए, तो हम दिखा दिए इसका अट्रैक्शन का दिखा दिए। यहाँ पर लाइक चार्ज है, ये रिपेल करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है। देखिए अब इधर देखिए, ये देखिए ये दोनों लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स इधर है, तो इस पर फोर्स इधर हो गया। फोर्स को F से इंडिकेट किए, यहाँ भी है, ये भी है। अब आप देखिए ये कूलम है, कूलम फोर्स है, तो ये C लिख दीजिए, नहीं तो आप चाहिए तो E भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए, तो देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया, पहला जोड़ा में पैदा हो गया। देखिए डायरेक्शन में अपोजिट है और दोनों अलग अलग बॉडी पर काम करता है। अगर इस बॉडी का नाम 1 कर दें, इसका 2 कर दें, तो इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं F12, और इसके फोर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं F21। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे। देखिए यहाँ भी आपका लिखा हुआ है, सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में लिखता है। और यहाँ पर तो हम लैंग्वेज में लिखे, इसको सिंबल में कैसे बदल दें, तो देखिए ये जो आपका कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी आपको अगर ये निगेटिव चार्ज है तो भी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव है तो भी निगेटिव लेना, पॉजिटिव निगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। अब आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, फोर्स भी उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और फिर बोलता है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, है ना, स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम लोग यहाँ पर इस तरफ लिख दे, यहाँ स्पेस है तो यहाँ से आपको लिखना है इम्प्लाइज दैट F कूलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी को बराबर करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, इस कांस्टेंट को K से इंडिकेट करते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको कांस्टेंट का स्टडी कराना है, कांस्टेंट है क्या, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं हेयर K इज ए कांस्टेंट। अब K के बारे में K के बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे लेटर ऑन, बट आप यहाँ देख लें, ये जो आप देख रहे हैं कूलम फोर्स इसी से निकाला जाता है, ये मैग्नीट्यूड और सेकेंड लॉ है मैग्नीट्यूड के लिए, वो फर्स्ट लॉ है डायरेक्शन। अब इस तरह से आपने कूलम्स लॉ को जाना। अब इसके एप्लीकेशन में आप क्या केयर कीजिएगा, कैसे इसका अप्लाई कीजिएगा, K है तो नेक्स्ट सेशन में इसको भी हम स्टडी करा देंगे। ठीक है, ओके।